अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुताले पाकिस्तान जमात नहम बाब नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर हमारा वही चल रहा है, दूसरा चैप्टर मुताले पाकिस्तान जमात नहम का। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रियासत का इस्तेहकाम और आइन की तैयारी कि पाकिस्तान जब बना कि उसकी मजबूती उसको मजबूत बनाना, तरक्की याफ्ता बनाने की जो कोशिशें की गई और आइन बनाने के हवाले से जो कोशिशें की गई या आइन बनाने के हवाले से जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, इससे पहले हमने वही डिस्कस किया है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जैसे ही पाकिस्तान बना उसको शुरू में पाकिस्तान को शुरू में कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस हवाले से आज हमने डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इब्तदाई मसाइल। इब्तदाई कहते हैं कि शुरू में जो मसले पेश आए, जो मुश्किलात पेश आई, जिनको इंग्लिश में कहते हैं अर्ली प्रॉब्लम्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्ली प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि हम पाकिस्तान जब बना ये कोई आसानी से नहीं बना, तो इसके लिए मुसलमानों को, बरसगीर के मुसलमानों को काफ़ी सारी कुर्बानियाँ देना पड़ी, काफ़ी सारी मुश्किलात फ़ेस करना पड़ी, जेलें काटनी पड़ी, कत्ल गारत हुए, बहुत कुछ हुआ। मतलब कि ये चीन की आज़ादी ली गई थी, ये नहीं है कि प्लेट में जो है आसानी के साथ जो है हमें आज़ादी दे दी गई थी और पाकिस्तान हमें दे दिया गया था। इसके लिए काफ़ी सारे मसाइल फ़ेस करना पड़े थे, काफ़ी सारी मुश्किलात को झेलना पड़ा, जिसके नतीजे में जो है आखिरकार क़ायद आज़म की लीडरशिप में बरसगीर के मुसलमान पाकिस्तान को हासिल करने में कामयाब हो गए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ छीन के ली जाए तो जो दुश्मन होता है वो काफ़ी सारे मसाइल पैदा करता है। जैसे कि हमारा दुश्मन कौन सा था? हमारा दुश्मन हमारा अपना ही हमसाया मुल्क इंडिया था, भारत था। वो हमारी इस आज़ादी से बिल्कुल खुश नहीं था और वो जैसे ही पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो पहले ही दिन से उसने हमारे लिए मुश्किलात पैदा करना शुरू कर दी, हमारे लिए मसाइल पैदा करना शुरू कर दिए, तरह तरह के मतलब कि रुकावटें पैदा की कि किसी तरह जो है इस पाकिस्तान को मजबूर किया जाए और फिर ये हमारे साथ आके मिल जाए मुसलमान, और हम जो हैं इन पे जुल्म सितम करें और मुसलमानों को अपना गुलाम बना लें। मतलब कि जैसे ही पाकिस्तान हासिल किया गया, हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से पाकिस्तान को, मुसलमानों को इतना तंग किया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मुसलमानों को कत्ल किया जाने लगा, लाशों के अंबार लगा दिए गए, रोडों पे लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी और मुहाजिरीन जो मतलब कि इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे मुसलमान, उनको रास्ते में कत्ल कर दिया जाता था। इतने शदीद किस्म के जुल्म किए गए कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ख़ास तौर पे सिखों की तरफ से उस वक्त जो है मुसलमानों पे 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ख़ास तौर पे सिखों ने मुसलमानों पे इतने जुल्म सितम ढाए कि खून की नदियाँ बहा दी, रोडों पे खून पड़ा हुआ था, रोडों पे लाशों के अंबार पड़े हुए थे और मतलब कि इतने मुश्किलात मुसलमानों को, बरसगीर के मुसलमानों को फेस करना पड़ी, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान को, मुसलमानों को पाकिस्तान के अंदर आबाद होने में इंतज़ामी हवाले से, दफातर के हवाले से, तालीमी इदारों के हवाले से, स्कूलों के हवाले से, खाने पीने की चीज़ों के हवाले से, सामान के हवाले से, फ़ौजियों की तकसीम के हवाले से, असासों के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, मतलब कि बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा जैसे ही पाकिस्तान बना। तो आज हमने यही टॉपिक पढ़ना है कि जब पाकिस्तान बना तो इब्तिदा में, शुरू में पाकिस्तान को कौन से मसाइल फ़ेस करना पड़े। तो स्टूडेंट, आपकी किताब के अंदर जो मसाइल बयान किए गए हैं कि जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जैसे ही पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, तो पहले दिन से ही पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा, जिनमें से चंद जो हैं ये मैंने लिखे हुए हैं।
और आपकी किताब के अंदर भी लिखे हुए हैं, इनको बारी बारी हमने डिस्कस करना है। कि सबसे पहले हमारे पास है रेड क्लिफ अवार्ड। रेड क्लिफ अवार्ड आपको पता होना चाहिए कि इस हवाले से मैंने लेक्चर भी दिया हुआ है रेड क्लिफ अवार्ड के हवाले से, ये आपने डिटेल के साथ देख लेना है, वीडियो मौजूद है चैनल पे। तो रेड क्लिफ जो था ये बरसगीर की तकसीम करने वाला था। पंजाब और बंगाल के जो सूबे थे उनको दो दो हिस्सों में तकसीम करने वाले कमीशन का जो था सरबराह था। इसने जो है काफ़ी सारी नाइंसाफ़ियाँ की, ये हिंदुओं के साथ मिल गया और मुसलमानों के साथ इसने काफ़ी सारी नाइंसाफ़ियाँ की, जिसकी वजह से आज कल जो मसला कश्मीर है वो आज तक हल नहीं हो सका। इसी रेड क्लिफ की नाइंसाफ़ियों की वजह से था। इसकी नाकिस किस्म की तकसीम की वजह से, नाकिस किस्म की फ़ैसला साजी की वजह से आज हमें कश्मीर जैसे मसाइल से दो चार होना पड़ा, जो कि 75 ईयर्स गुजरने के बावजूद ये मसला हल नहीं हो सका। ये सिर्फ़ और सिर्फ रेड क्लिफ एक बंदे का नाम था। रेड क्लिफ जो था एक बरतानवी वकील था, बरतानिया ने इसको भेजा था कि बरसगीर के हिस्सों की तकसीम करें। तो इसने जो है हिंदुओं के साथ मिल के अपनी मनमानियाँ की और ऐसी अजीब सी बरसगीर के इलाकों की तकसीम की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज तक उन मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया वाला जो खिता है, मतलब कि एशिया का जो खिता है, इसके अंदर अमन बरकरार नहीं हो सका। उसके बाद है कि जैसे ही पाकिस्तान बना, महाजरीन की आबादकारी का भी मसला जो है पाकिस्तान को फ़ेस करना पड़ा। महाजरीन की आबादकारी का मसला कैसे फ़ेस करना पड़ा? तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महाजरीन कौन होते हैं। महाजरीन होते हैं हिजरत करने वाले। महाजरीन का वर्ड निकला हुआ है हिजरत से, मतलब कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना। मतलब कि बरसगीर के जो मुसलमान थे, बरसगीर पाकिस्तान और इंडिया जब एक मुल्क हुआ करते थे, बरसगीर कहलाते थे। जब भी बरसगीर की बात होगी तो आपने समझ जाना है कि इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है। बरसगीर का वर्ड जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि हम इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त जो है इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुल्क हुआ करते थे, जिसको बरसगीर कहते थे। तो उसके अंदर जो मुसलमान रहते थे उन्होंने साथ ज़हरे पाकिस्तान के अंदर आना था, इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान को आना था, क्योंकि हिंदुओं को अलहदा मुल्क दे दिया गया था और मुसलमानों को अलहदा मुल्क दे दिया गया था। जिसकी वजह से जैसे ही 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और इंडिया बने, पाकिस्तान वाले हिस्सों के अंदर जो हिंदू थे वो इंडिया की तरफ चले गए, जाना उन्होंने शुरू कर दिया, और जो मुसलमान थे इंडिया के हिस्से में जो थे उन्होंने पाकिस्तान की तरफ आना शुरू कर दिया। तो उनको हम क्या कहते हैं? महाजरीन की आबादकारी। कि जो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे वो क्या थे? मुहाजिर थे, मतलब कि हिजरत करके आने वाले थे, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह आने वाले थे। उनकी जो तादाद थी लाखों के अंदर थी, बहुत बड़ी तादाद थी, जिसकी वजह से है एक नए मुल्क के अंदर आबाद करना बहुत बड़ा मसला था। जैसे एक नए घर के अंदर जाएं और ऊपर से काफ़ी सारे मेहमान आ जाएं, तो उन मेहमानों को रिहाइश देने के लिए, मेहमानों को घर में रिहाइश देने के लिए काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह जब मुसलमान, बरसगीर के मुसलमान इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ आने लगे, तो पाकिस्तान के अंदर मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। ना ही इनके लिए कोई खाने पीने का इंतज़ाम था, ना ही इनके लिए हस्पतालों का इंतज़ाम था, क्योंकि रास्ते में आए काफ़ी सारे लोग बीमार हो गए और यहाँ पे आए बीमारी की हालत में आए, या भूख की हालत में आए, या इनके पास बिस्तर नहीं थे, इनके पास घर नहीं थे, इनके पास सर पे छत नहीं थी, मतलब कि रिहाइश वगैरह का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। जिसकी वजह से जो है मुसलमान पाकिस्तान को इन लोगों की, जिनको मुहाजिरीन कहते हैं, इनकी आबादी के लिए इनको कोई घर ठिकाना खुराक वगैरह देने के लिए काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। उसके बाद है
कि इंतज़ामी मुश्किलात के जैसे ही पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने के हवाले से ना कोई दफातर थे, ना कोई पुलिस का महकमा था, ना अदालतें थी, ना स्कूल थे, मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी जिसके मुताबिक जो है पाकिस्तान का निज़ाम चलाया जाता, एक बेहतरीन तरीके से चलाया जाता। तो इंतज़ामी मुश्किलात का भी पाकिस्तान को शुरू में काफ़ी सामना करना पड़ा। उसके बाद है कि मुआशी मुश्किलात, इसी तरह जब पाकिस्तान क़याम में आया, जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, तो पाकिस्तान के पास ना ही कोई पैसा था, ना कोई बैंक वगैरह थे, ना कोई कारोबारी मराकज़ थे, कोई मतलब कि एक दरहम बरहम सिस्टम था, जिसकी वजह से मुआशी मुश्किलात का भी पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। मुआशी मतलब कि कारोबारी हवाले से, पैसे के हवाले से पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद है कि फ़ौजी असासों की तकसीम के जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना तो फ़ौजी असासों मतलब कि असले की जो तकसीम थी, कुछ असला इंडिया को देना था, टैंक वगैरह, जो बंदूकें, जो गन, सिपाही वगैरह होते हैं, कुछ इंडिया को देने थे, कुछ जो हैं पाकिस्तान को देने थे। तो इस हवाले से इंडिया ने जो है पाकिस्तान को ना टैंक वगैरह दिए, कुछ भी नहीं दिया, ना असले की फैक्ट्रियाँ दी, ना कोई और चीज़ें दी, मतलब कि पाकिस्तान को इतना कमज़ोर किया और आए रोज़ जो है पाकिस्तान पे हमले कर देता था, क्योंकि पाकिस्तान के पास असले की कमी थी, ना इसके पास फ़ौजी सिपाही थे, ना कोई फ़ौज का खातिर इंतज़ाम था। तो आए रोज़ जो है वो पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ देता था। इस हवाले से मतलब कि फ़ौजी असासों की तकसीम के हवाले से भी पाकिस्तान को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। उसके बाद है छठे नंबर पे कि ज़राई मुश्किलात, कि ज़राई मुश्किलात कहते हैं कि फ़सलों को काश्त करने के हवाले से जो पाकिस्तान को शुरू में मसाइल फ़ेस करना पड़े, कि इंडिया ने जहां उन दरियाओं पे कब्ज़ा कर लिया जिन दरियाओं से पाकिस्तान की तरफ पानी आता था। तो जब मतलब कि पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत होती थी, वो उन दरियाओं का पानी रोक देता था, और जब पाकिस्तान को के पास पानी काफ़ी ज़्यादा होता था, पानी की ज़रूरत नहीं होती थी, तो वो पाकिस्तान की तरफ काफ़ी सारा पानी छोड़ देता था, जिसकी वजह से फ्लड वगैरह पाकिस्तान के अंदर आ जाता था। जैसे आजकल भी ऐसा ही इंडिया करता है कि जब पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है, सतलुज, रावी, ब्यास वगैरह जो इसके कब्ज़े में दरिया हैं, इसी के रास्ते से गुज़रते हैं, उनका पानी ज़रूरत के वक्त जब हमें ज़रूरत होती है उनका पानी रोक लेता है। जब हमें ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी बारिशें हो रही होती हैं, वो क्या करता है, पाकिस्तान के अंदर पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फ़्लड, सैलाब वगैरह आ जाते हैं, तबाही वगैरह आती है। तो उस वक्त भी इसके इंडिया ने जो है पाकिस्तान के लिए ज़राई मुश्किलात पैदा की हुई थी। मतलब कि इंडिया जब पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत होती थी वो पानी रोक देता था, और फसलें वगैरह जो हैं खुश्क हो जाती थी, खुश्क साली आ जाती थी, फसलें काश्त नहीं हो पाती थी। इसी तरह सियासी मुश्किलात थी कि जैसे पाकिस्तान बना तो इसको काफ़ी सारी सियासी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। मतलब कि ये मेन मुश्किलात थी, इससे और भी ज़्यादा जो मुश्किलात थी वो भी पाकिस्तान को फेस करना पड़ी, उन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखते हैं कि आपकी किताब जो है इस हवाले से क्या कहती है। बारी बारी हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि आपकी किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस हवाले से आपकी किताब क्या कहती है। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर जो है आपको मिलता रहे। आज हम पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद जो इब्तदाई मसाइल थे, वो इब्तदाई मसाइल, अर्ली प्रॉब्लम्स इंग्लिश में कहते हैं। पाकिस्तान को मार्च वजूद में आते ही बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा, जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं। रेड क्लिफ अवार्ड, क़याम पाकिस्तान के बाद दोनों ममालिक की सरहदों के तयन के लिए वायसराय ने 30 जून 1947 को पंजाब और बंगाल में हदबंदी कमीशन मुकर्रर किए। एक अंग्रेज़ कानूनदान मिस्टर रेड क्लिफ को दोनों कमीशनों का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। इख्तलाफात की सूरत में
इसे सालसी फ़ैसला करने का भी अख्तियार दिया गया। इस कमीशन ने जो फ़ैसला किया इसे रेड क्लिफ अवार्ड कहते हैं। रेड क्लिफ अवार्ड में सरहदों के बारे में जो ऐलान किया गया था वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता था। माउंट बैटन और रेड क्लिफ ने कांग्रेसी नवाजी और हिंदू दोस्ती का पूरा ख्याल रखा। पाकिस्तान से मिले हुए मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत के हवाले कर दिए। गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका भारत को देकर कश्मीर तक इसकी रसाई को मुमकिन बना दिया। इस तरह मसला कश्मीर पैदा हुआ जो आज तक हल तलब है। स्टूडेंट, जैसे आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर रेड क्लिफ अवार्ड के अंदर काफ़ी सारी डिटेल दी है इस रेड क्लिफ अवार्ड के हवाले से, तो इसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि रेड क्लिफ था एक कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया। इसने पंजाब और बंगाल के हिस्सों की तकसीम का फ़ैसला करना था, बरसगीर के हिस्सों की तकसीम का फ़ैसला करना था, लेकिन इसने जो है हिंदू की फेवर ज़्यादा की हिंदू के साथ, क्योंकि इसकी दोस्ती थी। इसने मुसलमानों वाले इलाके भी हिंदू के हवाले कर दिए। जिस तरह कश्मीर का मसला, गुरदासपुर का इलाका जो है इसने इंडिया के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया ने गुरदासपुर के रास्ते कश्मीर पर हमला कर दिया, जो आज तक ये कश्मीर का मसला चल रहा है और आज तक ये मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद है कि महाजरीन की आबादकारी। अच्छा, रेड क्लिफ अवार्ड वाला जो टॉपिक है ये आप लेक्चर ये मौजूद है इस चैनल के अंदर, इसकी वीडियो बाकायदा है, वो आपने देख लेना है रेड क्लिफ अवार्ड के हवाले से। दूसरा है कि महाजरीन की आबादकारी, सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स। आज़ादी हिंद और क़याम पाकिस्तान के वक्त कहीं भी ये बात तय ना थी कि पाकिस्तान के हिंदू भारत जाएंगे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। बात तो ये थी कि मुसलमान अक्सरियत के इलाके पाकिस्तान को मिल जाएंगे जिनमें अक़लियतें अपनी पूरी आज़ादी के साथ सब्ज़ परचम के साये तले रह सकेंगी। हिंदू मुस्लिम फसादात ने नई मुमलिकत में मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। भारत में पुरअमन आबाद मुसलमानों की बस्तियाँ जला कर राख कर दी गईं, कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म किया गया और ज़बरदस्ती मुसलमानों को पाकिस्तान में धकेल दिया गया। ये महाजरीन इस हालत में पाकिस्तान आए कि नई मुमलिकत को इनकी बहाली और आबादकारी में खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ये बेहाल लाखों लोग बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त करके पाकिस्तान आए। महाजरीन में ज़ख्मी और बीमार भी थे जिनको महाजर कैंपों में रखा गया, जहां हैज़े की वबा फूट पड़ी। इलाज मुआवजे की नाकाफ़ी सहूलतों की वजह से बहुत सारे लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अगरचे ये नई मुमलिकत के लिए एक ज़बरदस्त आजमाइश थी, मगर मुसलमानों ने दिल खोल कर अपने महाजिर भाइयों की माली इमदाद की, इन्हें खाना और लिबास मुहैया किया। आखिरकार ये मुश्किल वक्त भी गुजर गया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि महाजरीन को आबाद करने के हवाले से पाकिस्तान को काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ा कि जैसे ही मुसलमान इंडिया को छोड़कर आने लगे पाकिस्तान की तरफ, रास्ते में हिंदू और सिख जो है इन पे हमला कर देते थे, इन को कत्ल कर देते, कत्ल वगैरह, लड़ाई झगड़े, फसादात, खून की नदियाँ बहा दी गई, लाशों के अंबार लगा दिए गए। तो इनमें बूढ़े बुज़ुर्ग बच्चे सब थे। रास्ते में कुछ काफ़ी सारे लोग बीमार हुए और हैज़े की वबा फूट पड़ी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, मतलब कि वफ़ात पा गए, फौत हो गए। तो इस हवाले से महाजरीन की आबादकारी के हवाले से जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान को काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद है इंतज़ामी मुश्किलात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। तो स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा था, तो आपने जवाब देना है कि पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची था। दारुल हुकूमत मतलब कि जहाँ पे सदर, वज़ीर आज़म, जैसे गवर्नर वगैरह बैठते हैं, उनके दफातर वगैरह होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, दारुल हुकूमत के वो वाला शहर जिसके अंदर सदर, वज़ीर आज़म या गवर्नर के दफातर वगैरह होते हैं, जहाँ पे वो बैठ के पूरे मुल्क का इंतज़ाम चलाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, दारुल हुकूमत कहते हैं। मरकज़ी दफातर के लिए गवर्नर हाउस और सेक्रेटरीट की इमारतें खाली कराई गईं, मगर गुंजाइश कम थी, इसलिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में
आर्जी दफातर कायम किए गए। हत्ता कि वज़ीर भी बुनियादी दफ्तरी सहूलतों से महरूम थे। नज़्म और नस्क का ये ढांचा इसलिए तबाह हाल था कि माहिर और तजर्बाकार अमला मौजूद न था। सिविल सर्विस के लिए कुल 81 मुसलमान अफसर पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिनमें से ज़्यादातर को आला ओहदों का तजर्बा न था। कि इसके अंदर वो कह रहा है कि पाकिस्तान को इंतज़ामी मुश्किलात के हवाले से काफ़ी सामना करना पड़ा कि दफ्तरों के लिए कमरे वगैरह नहीं थे, दफातर मौजूद नहीं थे। कि आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के स्कूल भी कायम किए गए, इस तरह के दफातर भी कायम किए गए कि जहाँ पे खुले आसमान तले चटाई बिछा के जो है दफ्तरी काम शुरू कर दिया गया। मतलब कि खुली ज़मीन पे दफातर बना दिए गए, कोई झोंपड़ी वगैरह बना के, छप्पर वगैरह बना के, या ऐसे कहें कि खुले आसमान तले जो है चटाई बिछा के, कलीन बिछा के वहाँ पे दफ्तरों का काम शुरू कर दिया गया। और बहुत सारे स्कूल भी इसी तरह कायम किए गए, उनके अंदर कलीन वगैरह बिछा के, कोई दीवार कोई कमरा वगैरह नहीं था। तो इस तरह जो है पाकिस्तान ने शुरू में इंतज़ामी मसाइल को हल करने की कोशिश की, उनका सामना किया कि कोई इमारतें वगैरह नहीं थीं। मरकज़ी हुकूमत का रिकॉर्ड और साजो सामान इसके लिए कराची ना पहुंच सका कि हिंदू और सिख फसादियों ने रेल की वो पटड़ियाँ उखाड़ दी जिन पर चलकर रेल गाड़ी ने पाकिस्तान पहुंचना था। भारतीय फ़िज़ाई कंपनियों ने मुसलमानों को जहाज़ किराए पर देने से इनकार कर दिया। जो सरकारी मुलाजमीन को किसी तरह पाकिस्तान पहुँच चुके थे, उनके लिए रिहाइश का कोई बंदोबस्त ना था, मगर इन लोगों ने हिम्मत न हारी, अपनी तमाम तर इंतज़ामी सलाहियतें कौम के लिए वक्फ़ कर दी और पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा कर दिया। कि साजो सामान मंगवाने के लिए कराची लाने के लिए रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, कागज़ वगैरह, फाइलें वगैरह लाने के लिए जो जहाज़ वगैरह थे, जहाज़ों के ज़रिए या रेल के ज़रिए लाने थे, तो हिंदू और सिखों ने फसाद मचाकर उनको बमों से जो है उड़ा दिया, जिसकी वजह से रेल की पटरियाँ उखड़ गई, ख़त्म कर दी, बमों के साथ भी उड़ा दिया। और उसके साथ ये खोल के जो है मतलब कि पटरी को अलहदा कर दिया, जिसकी वजह से जो है रेल भी कराची की तरफ ना आ सकती थी और हिंदू ने सिखों ने कत्ल वगैरह शुरू किया हुआ था। इसी तरह जो इंडिया की कंपनियां थी, क्योंकि उन्हीं के पास काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद थी, नाइंसाफ़ियाँ की गई अंग्रेज़ों की तरफ से, मुसलमानों को बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई, जिसकी वजह से जो है इंडिया ने मुसलमानों को जहाज़ जो थे किराए पर देने से इनकार कर दिया और इस तरह मुसलमान अफसरों को लाने के हवाले से मसाइल फ़ेस करना पड़े, दफातर के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाने से के हवाले से, सामान लाने के हवाले से मसाइल फ़ेस करना पड़े। लेकिन मुसलमान अफसरों ने जो है हिम्मत नहीं हारी और मुल्क को जो है मजबूत और मुस्तहकम बनाने की कोशिशों में लगे रहे। बिल आखिर इस कोशिश में वो कामयाब हो गए। उसके बाद है चौथे नंबर पे मौशी मुश्किलात, इकानमिक प्रॉब्लम्स इंग्लिश में कहते हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई मौशी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके पसमानदा थे, नकलो हमल और मवासिलात की सहूलतें नाकाफ़ी थीं। अंग्रेज़ों और हिंदू ने जानबूझकर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को पसमानदा रखा, जहाँ से वो अपनी फ़ौज के लिए जो जवान भर्ती करके ले जाते थे, मगर जहाँ कारखाने और मिलें लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। इस बदनीयती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की 75% पर्सन मशरक़ी बंगाल में पैदा होती थी, मगर पर्सन के सारे कारखाने मगरबी बंगाल में थे और इस पर मुकम्मल कंट्रोल हिंदुओं का था। तकसीम के वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कपड़े के 394 कारखाने थे, मगर पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 कारखाने आए। बैंकों की कुल शाखें 487 थी, मगर पाकिस्तान के हिस्से में 69 शाखें आईं। इनका भी सारा सरमाया हिंदू अपने साथ ले गए। दरअसल कांग्रेस की साजिश ये थी कि जब पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर तबाह हो जाएगा तो ये मुल्क चल ना सकेगा। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान और भारत में असासों की मुनासिब तकसीम में भी नाइंसाफ़ी से काम लिया। वो हीलों बहानों से पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने से गुरेज करते रहे। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के हिस्से के असासे रोक लिए। कि स्टूडेंट
कि पटसन के भी कारखाने मगरबी बंगाल में लगाए गए जहाँ पे हिंदू की अक्सरियत थी, लेकिन पटसन जो है मशरक़ी बंगाल में ज़्यादा पैदा होता था, जो कि दुनिया के 75% जो है पटसन पैदा होता था, लेकिन कारखाने यहाँ पे नहीं लगाए गए क्योंकि यहाँ पे मुसलमान थे, मुसलमानों को इस हवाले से महरूम करना था। इसी तरह बैंकें थी, कपड़ों के कारखाने थे, वो सारे के सारे इंडिया के हवाले कर दिए गए, जिसके और चंद जो है पाकिस्तान के हवाले किए गए, जिसकी वजह से मुआशी हवाले से भी पाकिस्तान को काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। तो स्टूडेंट, ये आपका जो टॉपिक है ये काफ़ी लेंथी है, मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि हमारा लेक्चर जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फ़ौजी, उसके बाद है 5वें नंबर पर फ़ौजी असासों की तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री एसेट्स, कि फ़ौजी असासों की तकसीम, असला बनाने के हवाले से जो फैक्ट्रीज़ वगैरह थी या सिपाहियों की जो तकसीम थी, जो टैंकों की तकसीम थी, वो भी पाकिस्तान को नहीं दी गई। उसका पाकिस्तान का जो हिस्सा था उस हिस्से से महरूम रखा गया, पाकिस्तान को वो हिस्सा नहीं दिया गया। बरसगीर की तकसीम के बाद फ़ौजी असासों की तकसीम में भी इंसाफ से काम ना लिया गया। हुकूमत बरतानिया ने यह तय किया कि 3 जून 1947 के मनसूबे के मुताबिक भारत और पाकिस्तान में तमाम फ़ौजी असासे 64% और 36% की तनासब से तकसीम कर दिए जाएँ। कि बरतानिया ने फ़ैसला किया 3 जून 1947 को जो फ़ौजी असासे हैं या और असासे हैं, जो असासे कहते हैं सामान वगैरह को, जो चीज़ें हैं, 64% मतलब कि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, 64% उनको मतलब कि ज़्यादा हिस्सा दिया जाए और 36% जो है वो पाकिस्तान को दिया जाए। लेकिन ये वाली चीज़ें भी पाकिस्तान को 36% भी नहीं दी गई। तो फ़ौजी असासों के हवाले से भी पाकिस्तान को काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। 16 असला बनाने वाली फैक्ट्रियां काम कर रही थी बरसगीर के अंदर, 16 असला बनाने वाली, गोलियां, बारूद, बम वगैरह बनाने वाली फैक्ट्रियां काम कर रही थी, और उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जिसे पाकिस्तान को मिलने वाले इलाकों में बनाया गया हो। उनमें से एक फैक्ट्री भी पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आई और पाकिस्तान के को मिलने वाले इलाकों के अंदर नहीं बनाई गई। मतलब कि एक भी फैक्ट्री असला बनाने वाली पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थी। भारतीय हुकूमत असला बनाने वाली फैक्ट्री तो क्या, इसकी मशीनरी का कोई पुर्जा भी पाकिस्तान मुंतकिल करने पर आमादा नहीं थी। कि भारतीय हुकूमत ने असला बनाने वाली फैक्ट्री को मुंतकिल करना तो और बात, उसने एक पुर्जा भी पाकिस्तान को नहीं दिया जो पाकिस्तान के इलाकों के अंदर लगाया जाए और असला बनाया जाए। काफ़ी तकरार के बाद तय पाया कि असला बनाने वाली फैक्ट्रियों के हवाले से पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपने असला बनाने वाली फैक्ट्री कायम कर सकें। आम फ़ौजी असासों की तकसीम का जो फार्मूला बनाया गया, हुकूमत हिंद ने उसे भी मुस्तरद कर दिया, जिससे हालात मज़ीद पेचीदा हो गए। यूँ पाकिस्तान को अपने जायज़ हिस्से से महरूम कर दिया गया। कि पाकिस्तान को असला बनाने वाली फैक्ट्रियां देने की बजाय उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान को जो है 60 मिलियन रुपए दे दिए जाएंगे। मतलब कि पाकिस्तान को पैसे दिए जाएंगे जैसे वो अपनी नई फैक्ट्रियां वगैरह लगाएं, लेकिन ये पैसे भी पाकिस्तान को नहीं दिए गए थे। दिए भी सही तो थोड़े से पैसे दिए, बाकी जो हैं उन्होंने ज़ब्त कर लिए थे। मतलब कि पाकिस्तान को अपना हिस्सा नहीं मिला। उसके बाद है ज़राई मुश्किलात, छठा पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है जहाँ नहरी आबपाशी के बगैर ज़राअत मुमकिन नहीं। तकसीम हिंद के वक्त दरियाओं और नहरों पर अहम हेडवर्क्स भी भारत को दे दिए गए। अच्छा, अहम हेड वर्क्स किस चीज़ को कहते हैं? हेड वर्क्स कहते हैं कि जहाँ पे नहरों के पानी को कंट्रोल किया जाता है, पानी कम या ज़्यादा जहाँ पे किया जाता है, पुलें बनी होती हैं और उन पे गेट लगे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हेड वर्क्स। कि वो वाले हेड वर्क्स भी भारत के हवाले कर दिए गए, जिसके नतीजे हमारी नहरों का कंट्रोल भारत के पास चला गया। कि हेड वर्क जहाँ पे पानी को कंट्रोल किया जाता है, कम किया जाता है या ज़्यादा किया जाता है, वो भी भारत को दे दिया गया और उसकी मर्ज़ी चलने लगी। जब उसका दिल चाहता था पाकिस्तान को डबो देता था पानी से, जब दिल चाहता था पाकिस्तान का पानी बंद कर देता था, प्यासा पाकिस्तान को मार देता था। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत ने फ़िरोज़पुर
दरियाए सतलुज और मधोपुर दरियाए रावी हेडवर्क से पाकिस्तान को पानी की फराहमी अप्रैल 1948 में रोक दी। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सतलुज रावी जो हैं इनका पानी रोक दिया जाता था। इस चाल का मकसद पाकिस्तान के ज़राई इलाके को बंजर करना मतलब खुश करना, जहाँ पे फसल वगैरह काश्त ना की जा सके। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करना। चुनांचे सिंध ताश मुआहदा 1960 के तहत दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम का मसला हल हुआ। 3 दरिया रावी, सतलुज और ब्यास, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 3 दरिया रावी, सतलुज और ब्यास भारत को और दूसरे 3 दरिया सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान को मिल गए। इस तरह वर्ल्ड बैंक जो कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बैंक है, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए जो है इस मसले को हल किया गया, जिसके मुताबिक 3 दरिया इंडिया के हवाले कर दिए गए और 3 दरिया पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए। लेकिन इंडिया के पास जो दरिया है वो जब चाहे पाकिस्तान को डबो दे, जब चाहे पाकिस्तान का पानी रोक दे। सियासी मुश्किलात, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, क़याम पाकिस्तान आखिरी हमारा पॉइंट है सियासी मुश्किलात। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई सियासी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। आज़ादी के वक्त कई आज़ाद शाही रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, जहाँ पे शहज़ादे बैठा करते थे कि उनका एक मखसूस इलाका हुआ करता था जहाँ पे वो सरदार बने बैठे होते थे, शहज़ादे बने होते थे, वही उस इलाके को कंट्रोल कर रहे होते थे। उनको क्या कहते हैं? आज़ाद शाही रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, इनमें मनावादार, दीर, सवात, जूनागढ़ वगैरह शामिल थी। भारत को इन रियासतों का इल्हाक पसंद ना आया और इसने जूनागढ़ पर 9 नवंबर 1947 को कब्ज़ा कर लिया। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा है कि पाकिस्तान पे शुरू से ही इसने जंगें करना शुरू कर दी, शुरू से ही पाकिस्तान पे हमले शुरू कर दिए, पाकिस्तान के इलाकों को छीनना शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या थी कि इतनी बहादुरी के साथ इंडिया पाकिस्तान पे हमला क्यों करता था? क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान के पास ना कोई ख़ास फ़ौज है, ना पाकिस्तान के पास कोई असला है, ना पाकिस्तान के पास कोई असला बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, ना ही पाकिस्तान के पास कोई टैंक हैं। तो लिहाजा टैंक लें, असला उठाएं और पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ें और पाकिस्तान को तबाह कर दें। और पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाके जो उसने शुरू में पाकिस्तान से छीन लिए थे, जो पाकिस्तान के अंदर शामिल हुए थे। इसी तरह रियासत कश्मीर पर भी भारत ने 1947 के आखिर में कब्ज़ा कर लिया। अगर सोचने वाली बात है कि अगर पाकिस्तान के पास असला होता, टैंक होता, तो क्या पाकिस्तान इसको छोड़ता इंडिया की कोई ज़रूरत थी कि पाकिस्तान के इलाके छीनता जो पाकिस्तान के अंदर शामिल हो रहे थे? इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान के पास असला नहीं था, पाकिस्तान के पास जंगी हथियार नहीं थे, पाकिस्तान के पास जंगी टैंक नहीं थे, पाकिस्तान के पास कोई ख़ास फ़ौज नहीं थी, जिसकी वजह से ये आए रोज़ जो है पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देता था, पाकिस्तान को तंग करता था, मसाइल फेस करना पड़ते थे। अब इसकी ज़रूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि अब पाकिस्तान के पास एटम बम भी है और पाकिस्तान के पास असला वगैरह भी है, सारा सब कुछ है। इसके बाद कैद आज़म की वफ़ात पर जब कौम गम में निडाल थी, भारत ने 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद, दक्कन पर भी कब्ज़ा कर लिया। आए रोज़ मैंने जैसे पहले कहा है कि आए रोज़ उसने जो पाकिस्तान वाले इलाकों पे कब्ज़ा कर लेना था। इस तरह कदम कदम पर भारत ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ मुसलसल काम किया। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से इलाक़ करना चाहते थे। इसी गू मगू की कैफियत में रियासत में तहरीक आज़ादी ने ज़ोर पकड़ा और आज़ाद कश्मीर का इलाका पाकिस्तान में शामिल हो गया। कि आज़ाद कश्मीर का इलाका की जंग हुई थी पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान कश्मीर की वजह से, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान ने कुछ इलाका जो है कश्मीर का जो इलाका है वो अपने कब्ज़े में ले लिया। कबायली पठानों की वजह से, कबायली लोगों की वजह से, जो कि बहादुर किस्म के लोग हैं, उनकी कोशिशों की वजह से कश्मीर का काफ़ी सारा इलाका जो कि आजकल पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर कहलाता है, ये वाला इलाका जो है भारत से छीन लिया था। लेकिन जो मकबूज़ा कश्मीर मतलब कि जिस पे भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है, वो आज तक वो मसला जा रहा है।
75 साल 75 ईयर्स गुजरने के बावजूद भी ये मसला हल नहीं हो सका। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक कि पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान के बनने के बाद शुरू में जो पाकिस्तान को मसाइल फ़ेस करना पड़े वो कौन से थे, जिनको हम इब्तदाई मसाइल कहते हैं। ये मसाइल हमने डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत और कारनामे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।